सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। एहतजाज, लॉन्ग मार्च और मुज़ाकरात। गुज़िश्ता एक साल में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का हर सोलो फ्लाइट एक्शन नाकाम हुआ है। हदफ हासिल करने में नाकामी के बाद बानी पीटीआई ने खुतूत की सियासत शुरू की, मगर आर्मी चीफ के दो टोक जवाब के बाद ये विंडो भी खुलने का इम्कान नजर नहीं आता। पार्टी के अंदर तकसीम बढ़ती जा रही है। हुकूमत तो अपनी जगह कायम है, मगर पीटीआई ने अपने अरकान को फारिग करने का प्लान बनाया है, जबकि हुकूमत के खिलाफ ऑपोजिशन को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश भी कर रही है और ईद के बाद मुश्तरका इकदाम उठाने की तैयारी में है। दूसरी तरफ मैक्रो मुआशी इस्तेहकाम और महंगाई की शरह कम होने के बाद हुकूमत के एतमाद में खासा इजाफा हुआ है, लेकिन अभी खतरात और खदशात बाकी हैं। सवाल यह है कि क्या ग्रैंड ऑपोजिशन हुकूमत के खिलाफ पीटीआई का साथ देगी? आप देख रहे हैं बोल आदिल अब्बासी के साथ। इन्हीं तमाम मामलात पे हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे सेनेटर अफनान उल्ला साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ है, अहमद उवैस साहब रहनुमा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, और कामरान मुर्तज़ा साहब हमें ज्वाइन करेंगे, सेनेटर हैं JUIF से। अहमद साहब, मुझे ये बताइएगा कि क्या ये जो आप लोगों ने अपोजिशन से रब्ता किया है इस सारी सूरत हाल में, क्या ये रियलाइजेशन है कि आप लोग तनहा कुछ नहीं कर सकते, सोलो फ्लाइट जो है वो काम नहीं करेगी, दीगर अपोजिशन जमातों को भी मिलाना पड़ेगा अपने मौक़िफ़ को तक़वियत देने के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, देखिए ये बात नहीं है। आप अगर तारीख उठा के देखें कि अपोजिशन जब भी हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत वक्त के खिलाफ जब भी कोई उन्होंने कोई मुहिम जोई की है, कोई किसी किस्म की कैंपेन उनके खिलाफ चलाई गई है, कोई एजिटेशन हुआ है, तो अपोजिशन तमाम जमातें जो हैं वो मोर और लेस एक प्लेटफॉर्म पे, एक ब्रॉड एजेंडे पे इकट्ठी हो जाती हैं और उसके बाद फिर वो एक बड़ी फोर्सफुल तरीके के साथ उसको हुकूमत के खिलाफ ये कैंपेन करती है। उसकी वजह ये होती है कि हुकूमत जब आप संभाल लें, चाहे वो आपने गलत तरीके से संभाल ली, तो स्टेट मशीनरी इतनी पावरफुल होती है जो कि हुकूमत के डिस्पोजल पे आ जाती है और उसको वो इस्तेमाल करते हैं तमाम अपोजिंग फोर्सेस को दबाने के लिए। तो ऐसी सूरत में इंतहाई जरूरी हो जाता है, और फिर हमें ये कहते हैं ना कि एनिमी ऑफ योर एनिमी इज योर फ्रेंड। फिर वो तमाम ऑपोजिशन फोर्सेस जो है वो दे जॉइन टुगेदर और एक ताकत बन जाती हैं। ठीक, एनिमी इज योर फ्रेंड आपने एग्जांपल तो दी है। मुझे ये बताएं कि जब पहले हकीकी आज़ादी, उसके बाद इनकलाब और इन दोनों के बाद ग्रैंड अलायंस, इससे पहले जितना वक्त गोया गया है, यही तो तनकीद हो रही थी कि पीटीआई हर जगह एक सोलो फ्लाइट लेती है। अगर वो और जमातों को भी साथ ले ले और लेकर ऑपोजिशन बनकर पार्लियामान के अंदर और बाहर दोनों तरफ बिल्डअप करे प्रेशर, तो हुकूमतों के लिए मुश्किल होता है फिर डिसीजन मेकिंग में। सो ये एक तरह की रियलाइजेशन है ना कि यहाँ इनकलाब नहीं आ सकता। अगर आपको अपने हुकूक चाहिए तो फिर आपको मुश्तरका जद्दोजहद करनी होगी, वरना आप अकेले तनहा कुछ नहीं कर सकते। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये एक मिस नॉर्म है, ये गलत इस्तेमाल किया जाता है लफ्ज़ इनकलाब का। इनकलाब ऐसे नहीं आते। आप एक सिस्टम में रह के अगर आप कहें कि आप इनकलाब ले आएंगे, तो कभी इनकलाब ऐसा दुनिया की तारीख उठा के देख लीजिए, ऐसे कभी इनकलाब नहीं आए। तो आपकी पार्टी को गलतफहमी हुई थी सर? नहीं, मेरा ख्याल में नाम गलत दिया गया, ऐसे ही मेरा किसी ने नाम ले लिया। ये कोई इनकलाब ऐसे नहीं होते। सही, इनकलाब तो आता है जब एग्जिस्टिंग सिस्टम को तोड़ के, और उसके बाद आप जिस तरह इसकी मिसाल आप ले लीजिए कि जैसे एक खेत में आपने पुराने दरख्त जो हैं वो कम फल देते हैं, तो उसको अपरूट करते हैं और उसकी जगह पे एक नया प्लांटेशन लगाई जाती है। ये एक्ट जो है ना, ये रेडिकल एक्ट जो है, इसको इनकलाबी एक्ट कहते हैं कि पहले आप रूट कर देंगे सिस्टम को, उसकी जगह नया सिस्टम एस्टेब्लिश करेंगे और उसको अपना इंक्यूबेशन पीरियड होगा और फिर वो फ्लरिश करेगा। ठीक है, तो वो सूरत हाल तो नहीं है। ये तो इसको गलत नाम इस्तेमाल दिया गया है। ऐसे आप लॉन्ग मार्च का भी नाम इसी तरह गलत इस्तेमाल हो जाता है, लेकिन ऐसे नहीं होता। अच्छा अफनान साहब, ये था
जी सर, पॉइंट टेकन सर, मैं आपकी बात समझिए। आप ये कह रहे हैं कि जो सियासी जद्दोजहद है उसको इनकलाब का या लॉन्ग मार्च जो होते हैं वो वाले लॉन्ग मार्च जो रियल टर्म्स में जब सब कुछ सीज कर दिया जाता है वो अलहदा चीज होती है, लेकिन गलत समझा गया है इसको। सियासी जद्दोजहद को सियासी जद्दोजहद कहना चाहिए, लेकिन नाम टर्म्स गलत यूज की गई हैं। अब अफनानुल्लाह साहब मुझे ये बताएं, ये तो उनको रियलाइज हो गया है कि इनकलाब इस तरह नहीं आते, और बहरहाल वो मुझे इनकलाब पे तो वो याद आ गया, कुदरतुल्लाह शहाब साहब ने लिखा था अपनी किताब में, खुद ही तस्लीम किया था, शायद गालिबन हफीज़ जलंधरी साहब ने कहा था उनके बारे में कि जब कहीं इनकलाब होता है कुदरतुल्लाह शहाब होता है। सो मसला ये है कि हमारा तो इनकलाब भी जो है ना वो इसी किस्म का होता है, चाहे कोई भी लाने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन अब ज़रा संजीदा नोट पे मुझे ये बताएं कि अगर उनको ये रियलाइजेशन है कि इनकलाब या हकीकी आज़ादी या लॉन्ग मार्च वाली बात थी, वो तो पॉलिटिकल स्लोगन्स थे, लेकिन क्या आप लोगों को ये जो ग्रैंड अलायंस बन रहा है ऑपोजिशन का, अब वो जिस डगर पे जा रहे हैं उसमें आप लोगों को सीरियस थ्रेट नजर आती है, कोई चैलेंज नजर आता है अपने लिए? जी बिल्कुल। मैं सर ग्रैंड अलायंस अफनान साहब की तरफ से स्ट्रांग बनेगा, देखिएगा आप। अहमद साहब, मैं अफनान साहब से पॉइंट ऑफ व्यू ले आपका एक वजह देखिए, मैं अगर इजाजत दें सर, अगर आपकी इजाजत तो मैं अफनान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं, आता हूं फिर आपके पास। मेरी गुजारिश जी अफनानुल्लाह साहब। अच्छा चलिए। देखिए बात ये है कि पीटीआई के पास अब ऑप्शंस बहुत ही लिमिटेड रह गए हैं। इन्होंने जो जितने ऑप्शंस एक्सप्लॉइट करने थे कि कहीं से मदद आ रही थी, कभी कुछ हो जाता कभी कुछ हो जाता, वो सारे इन्होंने एक्सप्लॉइट कर लिए हैं और वो किसी काम के इनके आए नहीं है। और अलायंस बनाने का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं नहीं समझता कि इमरान खान साहब के अंदर इतनी सलाहियत है कि वो एक अलायंस बनाएं और उसे चला सकें। उसकी वजह ये है कि इनकी कोई हिस्ट्री नहीं है अलायंसेस में रहने की और चलाने की, और ये हमेशा वन मैन शो और माई वे और दी हाईवे वाला सीन है पीटीआई का। तो इसके अंदर अलायंसेस तो इस तरह नहीं चलते, उसमें तो आपको सबको साथ लेके चलना होता है, सबकी बात सुननी होती है। लेकिन इनका ये है कि अगर इन्होंने कोई अलायंस बना भी लिया तो जहाँ इनको 2 रुपये का फ़ायदा नज़र आएगा, ये उस अलायंस को लात मार देंगे। तो मेरा ख्याल है कि जो बाकी पार्टियाँ वो इस बात को अच्छी तरह समझती भी हैं, उन्हें मालूम है कि इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। तो मैं नहीं समझता कि कोई इफेक्टिव अलायंस बनता हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा, और ना ऐसा कोई अलायंस हुकूमत के लिए चैलेंज है। तो ये जो मौलाना साहब हैं, मुझे ये बताएं, मौलाना साहब आप लोगों के साथ हैं, इनके साथ है, किसके साथ? मौलाना फजलुर रहमान साहब जो है वो हमारे साथ इस वक्त तो नहीं है, मगर वो अपोजिशन के साथ भी नहीं है, ये पीटीआई के साथ भी नहीं है, वो अपनी अपोजिशन कर रहे हैं। और लेकिन हमारी ख्वाहिश है कि हम उनको जो है वो मना लें और उनको हुकूमत वाली साइड पे ले आएँ। तो प्राइम मिनिस्टर भी गए थे उनके पास पिछले दिनों, तो कोई उन्होंने यकीन दहानी नहीं कराई आप लोगों को ताउन की, साथ की? और नाराज़ हैं तो क्यों नाराज़ हैं आप? देखिए वो नाराज़गी जो है वो ज़ाहिर है, वो आपको पता है वो जो बिल वाला मामला था उस पर है, फिर और भी कुछ चीज़ें थी उस पर उनको नाराज़गी तो है। तो लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको मना लें और जो उनके इशूज़ हैं उनको एड्रेस करें। राइट। तो ये जो महंगाई में कमी और मैक्रो इस्तेहकाम के बाद हुकूमत का अपोजिशन के हवाले से जो एक थ्रेट परसेप्शन होता है वो ख़त्म हो गया है, मतलब आप समझते हैं कि आपने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को बेटर किया मैक्रो को, तो अब आपको अपोजिशन थ्रेट नहीं लगती अपने आप? नहीं, इनके पास जो है ऑप्शन एक्सप्लॉइट करने से करके देखिए अब, और ये इनकी गलत स्ट्रेटेजी की वजह से भी हमें फायदा हुआ, ये भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर इनकी स्ट्रेटेजी ठीक होती तो शायद हुकूमत के लिए बड़े मसाइल पैदा हो जाते। तो इसलिए जो है वो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उनके बुरे हालात हैं। अहमद साहब, आपको तो हुकूमत संजीदा ही नहीं ले रही, वो कह रहे हैं आप लोगों के हालात बहुत बुरे हैं, सब बैड स्ट्रेटजी थी जिसकी वजह से कोई भी टारगेट आप अपना अचीव नहीं कर सके, और वो कह रहे हैं हम इकोनॉमिक टारगेट्स अचीव कर रहे हैं लेकिन आप पॉलिटिकल टारगेट्स अचीव नहीं कर रहे। और ये जो ग्रैंड अलायंस है, ज़रा इसके बारे में मुझे बताइएगा, इसमें जेयूआई के तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या आप लोगों के साथ? ये कहाँ तक पहुँचा है मामला? पहली बात तो ये है कि ये अभी जो अहले हुकूमत है ना, ये एक अजीब किस्म की खुशफहमी में मुब्तला है, चले रहे इसी खुशफहमी में कि जब पानी इनके सर से गुजर जाएगा। सवाल ये है कि हालात इतने ख़राब हैं, ये समझते हैं कि पेपर के ऊपर आप कैलकुलेशन करके जब टेलीविजन के ऊपर बता देते हैं कि जनाब देखें अब इंटरेस्ट रेट कम हो गया, अब देखें हमने इन्फ्लेशन कम कर ली, अब कुछ है, लेकिन कभी इनको ये आवाम से इतने दूर हैं कि ये कभी बाजार में जाएं, किसी रिटेलर शॉप के ऊपर सब्जी खरीदने के लिए, गोश्त खरीदने के लिए, और छोटे छोटे
मामला जो कॉमन मैन का वास्ता पड़ता है, तो इनको अंदाजा होगा कि हर चीज पहले से महंगी हो चुकी हुई है और कोई इफेक्ट नहीं हुआ इनकी। ये जो टीवी के ऊपर दिखाते हैं इसका, उससे लोग तो किस बुरी हालात में हैं, किस तरह तंग हैं। और वो तंगी में कब में इजाफा का आपने फिगर देखनी हो तो जब इमरान खान की हुकूमत खत्म हुई थी तो उस टाइम पे बिलो पॉवर्टी लाइन परसेंटेज जो थी वो 45% थी। अब बिलो पॉवर्टी लाइन परसेंटेज जो है वो 55 से ऊपर जा चुकी है। ये कहते हैं कि हालात बहुत अच्छे हैं। अहमद साहब मुझे ये बताएं, आप जरा मैं जरा ये तो इसका जवाब देंगे खुद ही अफनान साहब, मुझे जरा उसकी तरफ जा रहा हूँ। आपकी उसी बात करने लगा हूँ, ग्रैंड अलायंस की बात करता हूँ। देखिए, हुकूमत के खिलाफ जब भी एजुटेशन की शक्ल बनती है तो जितनी ऑपोजिशन पार्टी जो हुकूमत से इत्तेफाक नहीं करती, उनकी पॉलिसीज को तनकीद कर रही हैं, वो एक ब्रॉड प्लेटफॉर्म के ऊपर इकट्ठी हो जाती है और होंगी। ये ग्रैंड अलायंस इतना बड़ा बनेगा, इतना ताकतवर बनेगा कि इनको तो भागने की जगह भी नहीं मिलेगी। आप देख लीजिएगा। उसकी वजह यह है कि इन्होंने अपनी गलत हरकत से और गलत नीयत से, लेकिन सर वो एक नुक्ता इन्होंने उठाया ना, वो कह रहे हैं आपकी कैपेसिटी नहीं है, आप लोग खुद ही लड़ लेंगे 2-4 दिन बाद किसी से, आप साथ लेके नहीं चलेंगे। आप देखेंगे कि थोड़ी सी तनकीद हो रही है डिजिटल मीडिया पे कि यार आप इन लोगों के साथ क्यों बैठ गए, आप जो है वो तोड़ ताड़ के निकल जाएंगे अगर आपको दिखेगा कि अपना, वो कह रहे हैं आपके डीएनए में नहीं है कि आप अलायंस के साथ चल सकें। और एक और चीज जो मुझे इंप्रेशन मिल रहा है वो ये कह रहे हैं बेसिकली कि आप देखें, आपने कहा जी हम हुकूमत नहीं चलने देंगे, हम एहतजाज और ये तमाम धरने और ये सब कुछ आपने कर लिया ना, आप फिर डायलॉग कमेटी बनी, फिर 26वें आईनी तरमीम वाले मामले पे आप साथ बैठे, इत्तेफाक किया, लेकिन आखिरी दिन आप लोग स्टेप डाउन कर गए। फिर वो कह रहे हैं आपने जो प्लान बनाया, अब ये होगा, फिर ट्वीट्स भी आने लग गई अमेरिका से, सारा कुछ हो गया, लेकिन वो कह रहे हैं कुछ भी ये अचीव नहीं कर सके, इसलिए अब आप लोग उनके लिए इतना संजीदा चैलेंज है। और जिन जमातों की आप बात कर रहे हैं वो जमातें सारे, उनका JUIF के अलावा किसी का इतना वेट तो नहीं है कि वो हुकूमत को जो है वो कामयाब। ये खुद ही जैसे ये कह रहे हैं ना कि ये कुछ भी अचीव नहीं कर सके, यही चीज जो है ये ऑपोजिशन में और PTI को एज ऑपोजिशन पार्टी ये स्ट्रेंथ देगी कि कुछ अचीव नहीं कर सके तो ज्यादा विगर के साथ, ज्यादा ताकत के साथ और जोश और जज्बा के साथ वो तमाम चीजें कि जिनका ताल्लुक कॉमन मैन के साथ है, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान के आइन के साथ है और वो रेगुलेशन के साथ है, जो हुकूमत जिसके स्टेट अफेयर्स को चलाया जाता है, ठीक है, वो तबाह किया इन्होंने। पॉइंट टेकन सर। जुडिशरी के निजाम को जुडिशरी के तबाह किया। अफनान साहब वो कह रहे हैं कि ये एक बहुत ग्रैंड मूवमेंट की भी शक्ल बनेगी और ये अलायंस भी बनेगा। अफनान साहब वो कह रहे हैं कि पिछली तो जो हो गई सो हो गई, लेकिन अब ग्रैंड अलायंस बनेगा क्योंकि महंगाई ग्राउंड पे वही है। आप सिर्फ ये फिगर्स के जरिए जो है वो टीवी के जरिए बता रहे हैं कि ये मसला हल हुआ। वो कह रहे हैं कि लोग खड़े होंगे और जो जमातें हमारे साथ शामिल हैं वो उनका बड़ा वेट है, आप देखें कि होगा क्या। अब तो ज़्यादा बाउंस बैक करेंगे, हम स्ट्रांगली बाउंस बैक करेंगे क्योंकि हम जो है वो तमाम चीज़ें पीछे देख चुके हैं। मैंने ये सवाल ये किया था कि आप मुझे बता दें कि इमरान खान साहब ने कोई अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनाया और उसको लीड किया कामयाबी से, तो मुझे आप बता दें तारीख में कोई इसकी मिसाल मिलती है। ये जरूर है कि वो अब इंतशार वगैरह फैला सकते हैं, वो पहले भी फैला रहे थे, आगे भी फैला लेंगे। इंतशारी सियासत इन्होंने 2013 से 18 भी की, उसका भी इनको कोई फायदा नहीं हुआ। तो वो अगर कोई कर ले, लेकिन बाय एंड लार्ज जो है वो अपोजिशन की तमाम स्ट्रेटेजी जो है वो फेल हो गई है बुरी तरह, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। आपने कहा जी वहां से लेटर आ जाएगा, वो नहीं आया। आपने कहा जी हम 26 नवंबर को ये कर देंगे, वो नहीं हुआ। आपने जो है उससे पहले एहतजाज, लोग आपके कहने पे बाहर नहीं निकले। जहाँ तक महंगाई की बात है तो हमने ये बात मानते हैं कि प्राइसेस ऊपर गई हैं, और लेकिन ये बात प्राइसेस इसलिए ऊपर गई क्योंकि जब एक हुकूमत PTI की जाते जाते इकोनॉमी पे लात मारेगी और कहेगी कि अल्लाह करे मुल्क डिफॉल्ट हो जाए और ऐसे काम करेगी कि मुल्क का डिफॉल्ट होने लगेगा, ज़ाहिर है उसका इम्पैक्ट फिर कई साल तक आता रहता है ना। यही तो गैर संजीदा और गैर जिम्मेदाराना हरकतें जिसकी वजह से इमरान खान साहब जो है वो उन पे क्रॉस लग गया है कि आपने मुल्क की ऐसी करके रख दी, अपनी सियासत, अपनी 2 रुपए की सियासत बचाने के लिए मुल्क के $2 अरब का नुकसान कर दिया। देखें ना, ये चीजें सारी नोट होती है ना। ये अगर आप मुल्क का नुकसान कर रहे हैं, स्टेट का नुकसान कर रहे हैं,
मुल्क के IMF को लेटर लिख रहे हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट मुझे बताइए क्या क्योंकि आप हुकूमत में नहीं है तो मुल्क डिफॉल्ट हो जाए, ये कोई करने वाली हरकत है? तो ये तमाम चीजें जो है ये अब इसीलिए ये फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं कि इनके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। अब ये फ्रस्ट्रेशन में जो है वो उल्टी सीधी ऐलानात करते रहते हैं, वो करते रहेंगे, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अपोजिशन के पास जो है वो बहुत कम ऑप्शन रह गए हैं। और इमरान खान साहब का जो ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप उसके सामने रखें तो मैं समझता हूँ कि बहुत ही लिमिटेड अब रह गया मामला इनके पास जो है। मसलन लिमिटेड किस तरह से, जरा समझाएंगे? लिमिटेड इस तरह के देखे ना, एहतजाज की कॉलें आपने दे दी ना, पूरा साल आप एहतजाज की कॉलें देते रहे, क्या फायदा हुआ आपको एहतजाज की? यहाँ तो फिर आप इफेक्टिवली करके दिखाते ना, आपसे वो हुआ नहीं। फिर ऑन टॉप ऑफ दैट आपने जो है वो अचकजई साहब को मुज़ाकराती कमेटी का हेड बनाया, उनको भी हटा दिया। आप पूरे 1 साल से आप इसे एक ग्रैंड अलायंस की मीटिंग या ग्रैंड अलायंस ही नहीं बन सका। देखे ना, सबसे बड़ी ऑपोजिशन की पार्टी PTI है, क्या वो अलायंस बना सकी है? 1 साल हो गया, नहीं। यहाँ पे एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक। अहमद साहब, वो कह रहे हैं क्रॉस लग गया आप लोगों पर रियासत की तरफ से, जो काम आप लोगों ने किए हैं भूल जाएं कि अब आप जो है वो कोई बारी आएगी आपकी या आपका कोई इस तरह का होगा। बाकी वो कहते हैं हम ज़ाहिर महंगाई है, ठीक है, हम समझ रहे हैं, मान रहे हैं, लेकिन आपकी ऑपोजिशन की स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं है। आप क्या करेंगे? आप दोबारा आएंगे फिर वही होगा। गालिबन वो ये कहना चाह रहे हैं कि स्टेट उससे भी ज़्यादा शिद्दत के साथ आपको वापस भेजेगी अगर आप वायलेंस करेंगे, स्ट्रीट वायलेंस, और अगर आप आते हैं चले जाते हैं तो फिर तो किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, वो प्रोटेस्ट चलता रहेगा। सो ये कोई खास सीरियस ले नहीं रही गवर्नमेंट आपको? अहमद साहब, आपको मेरी आवाज आई है? सवाल सुना आप? जी, आपका सवाल नहीं सुना, आवाज तो आप आई है। मैं अहमद साहब ये कह रहा हूँ, वो कह रहे हैं कि इनकी स्ट्रेटजी कोई नहीं है, ये ना ग्रैंड अलायंस बना सकेंगे। महंगाई ठीक है हम भी मानते हैं, लेकिन आपने मईशत तबाह की थी, उसको आप संभाल रहे हैं। दूसरी बात उनका कहना यह है कि क्या आप पे क्रॉस लग चुका है, अब आप लोग नहीं आ सकते। आपने IMF को ख़त लिखे हैं, मईशत की दवाई की है, जो पॉलिटिक्स आपने की है वो आप पे क्रॉस लग चुका है। और अगर आप दोबारा आएंगे एहतजाज करेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर आप कोई वायलेंस करेंगे तो रियासत उससे ज़्यादा सख्ती से आपसे निपटेगी। देखिए, ये क्रॉस किसने लगाया है? क्रॉस लगाने वाले तो नहीं रहेंगे ना, क्योंकि ये तो कटहरे में खड़े होंगे जिन्होंने आज क्रॉस लगाया। कल को जिस वक्त हालात बदलेंगे, स्ट्रिंग्स जो इसके स्विंग है ना, आपको पता है कि जो पेंडुलम का स्विंग जिस वक्त दूसरी तरफ जाएगा, तो उस वक्त ये कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ये जो हुलिया इन्होंने बिगाड़ा है उसका, और जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट करके इन्होंने इंटरफेरेंस की है पॉलिटिकल अफेयर्स में, और क्या उसका ओपनली डिफाइंस किया है आइन की 90 डेज के इलेक्शन को लेट करके कोर्ट के मैंडेट की। तो ये सारी बातों के ऊपर जिस वक्त इनके ऊपर आर्टिकल 6 के ट्रायल के लिए इनको कटहरे में खड़ा किया जाएगा, तो उस वक्त पता लगेगा कि क्या हालात। अच्छा अहमद साहब, मुझे ये बताएं, आप तो इनको गिराना चाहते थे, आपकी पार्टी में टूट फूट शुरू हो गई है, शेर अफजल मरवत को निकाल दिया गया, पार्टी रिएक्ट कर रही है, पार्टी फैसलों पे वन साइडेड जो है वो खान साहब के रिएक्ट कर रही है। KP में आप पे JUIF की तरफ से सुना है कि वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं अली अमीन गंडापुर पे, अली अमीन गंडापुर की कुर्बानी देंगे मौलाना को मनाने के लिए। ये सब क्या हो रहा है? अब शेर अफजल मरवत को देखे ना, वो क्या है, उनको निकालने पर कोई नजरसानी हो रही है वापस लेने पे, या इस तरह? जो नहीं, देखिए बात ये पार्टी में होती रहती है, ये ऐसी कोई बात नहीं है। इससे ये छोटी छोटी बातें हैं, इनके ऊपर को जो मेन ऑब्जेक्टिव के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा इसके ऊपर। और जो ये कह रहे हैं ना कि हमारी मईशत हमने तबाह की थी, तो सुन लीजिए, एक आपको बताऊं, 2021 में पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो हैं पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा थे, $28 बिलियन के। ये रिकॉर्ड के ऊपर है स्टेट बैंक के। और 2021 में पाकिस्तान के एक्सपोर्ट्स जो हैं $37 बिलियन की एवर हाईएस्ट है। ये जिनको कहते हैं ना इकोनॉमी तबाह कर दी। और हमारा प्रोग्रेस का रेट जो था, डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस रेट जो था, वो 6 था उस टाइम पर। और उसके बाद PDM की हुकूमत आती है, तो वो आपने देखा PDM की हुकूमत के आखिर में, और जब ये हुकूमत आई है तो ये 1 बिलियन से भी कम रह गए थे।
फिर उधार लेने पड़े आपको उसको सस्टेन करने के लिए। अच्छा सर, मैं इसका जवाब इनसे लेता हूं। जरा मुझे ये बताएं कि ये जो शेर अफजल मरवत को निकालने के फैसले में पार्टी में रिएक्शन आया है, ये इसमें कोई तशवीश है आपकी पार्टी में कोई? नहीं, मेरा नहीं ख्याल। देखें, ये वो होती रहती हैं बातें, पार्टी में से निकलते रहते हैं, लोग आते रहते हैं। ये एक इंडिविजुअल जो है वो इतना मैटर कभी भी नहीं करता होता, क्योंकि उसके लेकिन फवाद चौधरी जो है उनकी और शुएब शाहीन की लड़ाई, उन्होंने उनको थप्पड़ मार दिया, और इधर शेर अफजल मरवत और अली अमीन गंडापुर एक तरफ हैं। वहाँ पार्टी के अंदर खुद जुनेद अकबर साहब तस्लीम कर रहे हैं कि 3-3, 4-4 ग्रोह हैं हमारी KP के हुकूमत के अंदर। तो ग्रोह तो बंदी तो है, आप तो इन्हें गिराने निकले थे, अंदर से टूट फूट शुरू हो गई। नहीं, ये देखिए, मैं आपको बताऊं, ये टूट फूट नहीं है, ये छोटे मोटे, ये मैं आपको एक बता दूं, ये टूट फूट का प्रोसेस जो है ना, ये यूनिवर्सल है। आपको ये शायद मालूम हो कि इसमें साइंटिफिक ट्रूथ है। इसको कहते हैं एनाबोलिज्म एंड कैटाबोलिज्म प्रोसेस, के ये टूट फूट होती है और नए इंडक्शन होती है। इंसान की बॉडी के अंदर भी पुराने सेल जो हैं वो डिस्ट्रॉय होते हैं और नए सेल निकल के बनते रहते हैं। अच्छा, तो ये शेर अफजल मरवत साहब वगैरह हैं, ये पुराने सेल डेड हो चुके हैं अभी? नहीं, होते रहते हैं ना। ये मैं बात कर रहा हूँ किसी से भी कि कहीं ये प्रोसेस चलते रहते हैं हर पार्टी के। ठीक है जी, अफनान साहब वो कह रहे हैं कि ये प्रोसेस चलते रहते हैं। इकोनॉमी हमारी देख लें, फिगर्स क्या थे, आपके दौर में क्या हो गए। हालांकि बूम एंड बस्ट का साइकिल ज़ाहिर है 6% ग्रोथ के बाद हमारे यहाँ क्या होता है, आई एग्जैक्टली नो, और उसके बाद सस्टेनेबिलिटी, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। बच्चों के सवाल आपसे बराह रास्त, तो आप बताएं। वो कहते हैं जी मईशत हमारे दौर में ज़बरदस्त थी, आपके दौर में क्या ना ग्रोथ हो रही है और ना कुछ और इनकी पार्टी की टूट फूट वो कह रहे हैं वो इतना मसला नहीं। पहली तो बात ये है कि 2021 में जो इन्होंने फिगर इन्होंने कोट की है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की, वो करेक्ट नहीं है। वो $24 बिलियन थी, वो $28 बिलियन नहीं थी, एक बात। और दूसरी बात ये है कि जब इनकी हुकूमत गई उस वक्त ये इन्होंने एक महीने में, फरवरी के महीने में 2023 में $5 बिलियन जो है वो एक महीने में इन्होंने जो है मुल्क से निकाले। आप चेक कर ले, फरवरी 2023 और मार्च, आपको नजर आएगा कि $5 बिलियन का जो पाकिस्तान से जो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो है वो बाहर गए हैं, और ये क्लियरली नजर आ रहा है। स्टेट बैंक की वेबसाइट पे आप जाके देख सकते हैं। फिर इन्होंने ये वाली बात की कि जी जो है वो एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड थी। अगर एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड थी तो इंपोर्ट भी रिकॉर्ड थी और ट्रेड डेफिसिट भी रिकॉर्ड था, इसलिए तो आज GDP 6% पे गया, वरना तो GDP कहां से जाता 6% पे। आप लोगों ने इंपोर्ट खोल के $81 बिलियन की इंपोर्ट कर दी और $37 बिलियन की एक्सपोर्ट की। इतना बड़ा ट्रेड, $50 बिलियन से भी बड़ा ट्रेड डेफिसिट खड़ा कर दिया आपने। उसकी वजह से आज तक मुल्क मुसीबत में खड़ा हुआ है। इसलिए आपके लीडर जाते जाते कह के गए थे कि मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा, क्योंकि उन्हें पता था कि जो वो काम करके गए मुल्क नहीं बचेगा। लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से मुस्लिम लीग नून ने अपना पॉलिटिकल कैपिटल लगा के मेहनत करके मियां नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब ने मुल्क को मसाइल से निकाल लिया। आप लोगों को इस बात की उम्मीद नहीं थी। अब वो जब निकल आया तो आपको इस बात की भी क्या कहते हैं, आपके लीडर को तकलीफ है कि वो जो ऑब्जेक्टिव उनको दिया गया था वो पूरा ही नहीं हुआ। तो मुल्क की इकॉनमी की जो हालात हैं वो आप किसी से भी अभी आप पूछ लें। कराची स्टॉक एक्सचेंज रिकॉर्ड पे है, आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो $17 बिलियन पे जा चुके हैं, जो 3 महीने के एक्सपोर्ट के बराबर है। आपकी जो रेमिटेंसेस हैं वो रिकॉर्ड हुए हैं इस साल, $35 बिलियन से ऊपर जाएंगे रेमिटेंसेस। एक्सपोर्ट इस साल रिकॉर्ड हो रही हैं ऑलरेडी, क्या कहते हैं फास्टेस्ट जो है वो हमारी हो जाएगी रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स। फिर जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स ओवरऑल होते हैं किसी भी मुल्क के, आप वो किसी से भी जो रेटिंग एजेंसीज हैं उनका आप जाके चेक कर लें, वो भी हमारे बेहतर हुए हैं। हमारे डिफॉल्ट का रिस्क बहुत कम हो गया है, जो बहुत हाई था जब इमरान खान साहब ने छोड़ा एंड में। तो ये तमाम चीजें जो है आवाम के सामने है। तो अफनान साहब अब आप लोगों को कदरे कंट्रोल कर रहे हैं। अहमद साहब 1 मिनट अहमद साहब, आई हैव टू कंक्लूड दिस सेगमेंट। जी अहमद साहब 1 मिनट। जी आई हैव टू कंक्लूड दिस सेगमेंट। आप कोई बात करना चाह रहे थे? जी मैं ये कह रहा हूँ, देखिए जो ये बता रहे हैं ना, अभी आप देखें कि यही मुनाफा तो खा गए, ये फैब्रिकेटेड फिगर दे रहे हैं। जब शहबाज शरीफ ने आके ओथ लिया एज प्राइम मिनिस्टर और साथ ही कह दिया कि मुल्क की मईशत खराब है, मैं तनख्वाह नहीं लूंगा। और क्या किया उन्होंने कि तनख्वाह नहीं ले रहे, लेकिन एक महीने के बाद जब IPP का शोर पड़ा तो पता लगा कि इनके 2 बेटे अरबों रुपए जो हैं एक यूनिट दिए बगैर जो है वो सरकारी खजाने से अपनी जेब में ले चुके।
वो नवाज शहबाज शरीफ साहब के घर में जा चुके हैं। ये मुनाफिक के साथ अगर निजाम चलाएंगे तो कब तक चलेगा वो? ये लोग आज खामोश है, कल बहुत निकल आएंगे, फरोशियस तरीके से बाहर निकलेंगे। Okay. और आप अफनान साहब, आके इसी स्टेटमेंट देते हैं। You want to respond to that because I have to conclude this segment. जी देखिए, बात ये है कि करप्शन के खाली बोल देने से इल्ज़ामात तो नहीं क्या कहते होते ना। मियाँ शहबाज शरीफ साहब की फैमिली जो है वो बिजनेस में है, अगर उनका कोई पावर प्लांट है तो वो उसके मुताबिक, जो कानून के मुताबिक है वो चल रहा है। कोई ये स्पेशल क्या कहते हैं उनके लिए वो नहीं ट्रीटमेंट हुई है। तो लेकिन बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने कोई सऊदी अरेबिया से घड़ियां लेके नहीं बेची, ना उन्होंने क्या कहते हैं बाहर से पैसे जो है किसी करप्शन के पकड़े गए वो बिजनेसमैन को दे दिए, और जो उसके एवज जो है वो अरबों रुपए की ज़मीन ले ली जीटी रोड पे, करोड़ों रुपए की जवाहरात ले लिए। ये तो काम नहीं किए ना, ये तो सारे पाकिस्तान के सामने किसने किए हैं। थैंक यू सो मच कारोबार को आप कह देंगे वो करप्शन है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अहमद उवैस साहब, सेनेटर अफनान, शुक्रिया आपका। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आर्मी चीफ ने स्टूडेंट्स के साथ कुछ बात की है, क्या कहना चाह रहे हैं ब्रेक के बाद मज़ीद बात होगी। वेलकम बैक। दहशतगर्दी और फितना अल खवारिज के हवाले से आर्मी चीफ ने अहम बयान दिया है, जिसमें दहशतगर्दी के खिलाफ रियासत की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी का भरपूर इआदा किया गया है। आर्मी चीफ ने वाजे किया है कि फसादी पहले रियासत के सामने सरेंडर करें, फिर वो रियासत से रहम की तवक्को कर सकते हैं। आर्मी चीफ ने यकीन दिलाया कि जब तक कौम साथ खड़ी है, मजहब की गलत तशरीह करने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। कौम और अफवाज के दरमियान तफरीक डालने पर हर कोशिश नाकाम हो गई है, क्योंकि फौज पंजाबी, पठान, सिंधी, बलोच बनकर नहीं, पाकिस्तानी बनकर लड़ती है। आर्मी चीफ ने इस्लाम की गलत तशरीह की मिसाल देते हुए खास तौर पर खवातीन के हुकूक का हवाला दिया। आर्मी चीफ का खिताब फितना अल खवारिज अफगानिस्तान में उनकी सहूलत कारी के बारे में क्लियर मैसेज है। हर लिहाज से इस्लामी अहकामात और पाकिस्तान के मफादात की अक्कासी भी कर रहा है। 2024 में दहशतगर्दी और फितना अल खवारिज से लड़ते हुए 685 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हो चुके हैं। हालात की संगीनी का अंदाजा अगर किसी को लगाना है तो अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट पढ़नी होगी, जिसको देख के अंदाजा लगाया जा सकता है, जिसमें TTP और BLA ने ऑपरेशनल कैपेसिटी और अफगानिस्तान में उनकी सहूलत कारी के हवाले से पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तायीद की है। अक़वाम मुत्तहिदा ने मज़ीद क्या कहा है, इस रिपोर्ट में देखें। ये वो गुफ्तगू थी जो आर्मी चीफ ने तलबा के साथ की और बड़ी वजाहत के साथ फितना अल खवारिज, दहशतगर्दी और दीगर जो मसाइल हैं पाकिस्तान को, उसका हवाला दिया। आर्मी चीफ कंसिस्टेंट इस मामले में अपनी ये पोजीशन रखते हैं कि जो इस वक्त पाकिस्तान को इंटरनल और एक्सटर्नल चैलेंजेस हैं उससे कौमी यकजहती के साथ ही निपटा जा सकता है। 4 रोज़ कबल जब तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान के एजाज़ में एक ज़ोहराना था, जहाँ पर हमें भी आर्मी चीफ से मुलाकात करने का मौका मिला और जो उनसे सवालात हुए उससे ये अंदाज़ा हुआ कि उनकी जो प्रायोरिटी थी गुफ्तगू की वो यही थी, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान ने तरक्की करनी है, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है और पाकिस्तान के अंदर बहुत कुछ हो रहा है जिस पर नज़र रखने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान के अंदर वो डेवलपमेंट्स होना शुरू हो गई हैं जिसकी पाकिस्तान को ज़रूरत थी। लेकिन जब ख़त का सवाल उनसे पूछा गया तो उनकी बॉडी लैंग्वेज से अंदाज़ा हो रहा था कि ही वॉज लीस्ट कंसर्न्ड अबाउट दैट मैटर। मुसलसल सवाल पूछने के बाद जब उनसे 2-3 दफ़ा सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसका यही जवाब दिया कि अगर वो आएगा तो वो प्राइम मिनिस्टर के पास जाएगा, ये मामलात इतने अहम नहीं हैं, मुल्क की तरक्की अहम है, उस पर फोकस है। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।